अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या होने वाला है। तो बेटा अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है विलेयता, हमने कंप्लीट कर लिया है हेनरी का नियम, वाष्प दाब क्या होता है ये भी पढ़ लिया है, राउल्स का नियम वाष्प दाब को कैसे चेक करता है वो भी पढ़ लिया, आदर्श अनादर्श विलयन भी हमने देख लिया, और अणु संख्यक गुण के अंदर अब तक हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ लिया, इसके न्यूमेरिकल भी बना लिए, हिमांक में अवनमन पढ़ लिया, इसके भी न्यूमेरिकल बना लिए, और परासरण दाब भी हमने पढ़ लिया। न्यूमेरिकल में एक ही न्यूमेरिकल हम जो है बनाए थे और वहीं पर क्लास अचानक जो है बंद हो गया था। तो आज हम परासरण दाब के न्यूमेरिकल जो बचे थे उसको पूरा करेंगे और आज के क्लास में हम आखिरी अणु संख्यक गुण भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। तो शुरुआत करेंगे परासरण दाब के न्यूमेरिकल से। पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, कुछ लॉजिक बताए थे कि कैसे हम कठिन से कठिन जो क्वेश्चन होता है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको याद दिला देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल फिर से बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो अगर हम परासरण दाब के बारे में बात करें, परासरण दाब के बारे में बात करें यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करें, तो एक बार मैं याद दिला देता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। परासरण के घटना को रोकने के लिए, परासरण के प्रोसेस को रोकने के लिए हम जो दाब लगाते हैं उसी को परासरण दाब कहा जाता है। और परासरण दाब को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू CRT, और बेटा होता है पाई इक्वल टू WB अपॉन MB RT अपॉन V। ये देखिए ये दो सूत्र मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि इस फॉर्मूला में किस किस चीज को क्या बोलते हैं, और कुछ छोटी मोटी बातें भी मैंने आपको बताई थी, जैसे कि R का जो मान है, R का जो मान है क्या होगा बेटा 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। और मैं आपको पिछले क्लास में ये सिखा चुका हूं, ये बता चुका हूं कि कुछ भी हो जाए आयतन जो होगा उसे लीटर में ही लेना है, कुछ भी हो जाए दाब जो होगा उसको ATM में ही लेना है, और चाहे कुछ भी हो जाए तापमान जो होता है, तापमान जो होता है उसे केल्विन में लेना है। बाकी ATM में कैसे लाते हैं, लीटर में कैसे लाते हैं, केल्विन में कैसे लाते हैं, ये आपको मैं पिछले क्लास में सिखा चुका हूं। अच्छा जी, इन सब के अलावा भी मैंने कुछ बातें आपको बताई थी बेटा कि अगर किसी प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ आया, 2% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 2% ग्लूकोज का विलयन, तो इसका क्या अर्थ निकालना है। मैंने बोला था जब भी किसी प्रश्न में परसेंटेज दिया रहता है तो बेटा उसका मतलब होता है कि 2 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है 100 मिलीलीटर विलियन में। तो मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बता चुका हूं कि आखिर R का मान क्या होगा, और जब भी किसी प्रश्न में परसेंटेज दिया रहता है उसका क्या मतलब होगा। और अगर किसी प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है, अगर किसी प्रश्न में लिखा है बेटा कि 2 विलियन समपरासरी है, समपरासरी मतलब होता है बेटा आइसोटोनिक। तो अगर किसी प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ आया कि 2 विलयन समपरासरी है या आइसोटोनिक है, तो इसका अर्थ होता है कि उन दोनों विलयन का जो परासरण दाब है उसका मान बराबर होगा या दोनों विलयन का सांद्रता बराबर होगा। ध्यान देना, सांद्रता बराबर होगा। तो अगर किसी प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ आया कि 2 विलयन आइसोटोनिक है या 2 विलयन समपरासरी है, तो इसका यह अर्थ निकालेंगे कि हमारे पास 2 विलयन है, दोनों का परासरण दाब बराबर है या फिर जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन सांद्रता है वो बराबर है। तो एक बार मैं चाहूंगा दोबारा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर अब हमें न्यूमेरिकल भी बनाना है। प्लीज इसको लिख लेंगे बेटा। क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? लीजिए, ठीक है।
तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका कॉपी कर लीजिए फटाफट। फिर इन सब के माध्यम से मैं कुछ प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ बेटा। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सबने देख लिया ये क्या चीज़ है? क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं फिर से। अब दिखाई नहीं दे रहा है तो आप चिंता ना करें, एक बार तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूं बेटा। जैसे कि जब हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूं। जब हम क्वथनांक में उन्नयन पढ़े थे, तो बेटा सूत्र हमारा ऐसा था, KB WB इंटू 1000 MB WA। फिर हमने हिमांक में अवनमन पढ़ा, तो वो ऐसा कुछ था, WB इंटू 1000 MB WA। फिर जब परासरण दाब पढ़ा तो ऐसे पढ़ा, WB अपॉन MB RT/V। अब जरा गौर से सुनेगा, इन सभी सूत्रों में एक चीज समान है, सांद्रता। भूलेंगे नहीं, आप अणु संख्या गुण पढ़ रहे हैं, और अणु संख्या गुण उस विलयन का ज्यादा होता है जिसका सांद्रता ज्यादा होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, अभी आप अणु संख्या गुण पढ़ रहे हैं, और अणु संख्या गुण उस विलयन का ज्यादा होता है जिसका सांद्रता ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं अणु संख्या गुण, ये सब ये सब अणु संख्या गुण है, और अगर ये अणु संख्या गुण है तो कहीं ना कहीं सांद्रता इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आखिर सांद्रता है कहां पर? तो मैं एकदम क्लियर कर दूं आप लोग को बेटा, ये जो हिस्सा है यही सांद्रता, इसको हम C से दर्शाते हैं। ये सांद्रता है, ये जो हिस्सा है ये सांद्रता है, C से दर्शाते हैं। और यहां पर ये जो हिस्सा है ये सांद्रता है, इसको हम C से दर्शाते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि क्वथनांक में उन्नयन पढ़ते वक्त आपने सांद्रता देखा है? हाँ देखा है, इस हिस्से को बोलते हैं बेटा सांद्रता। अगर कोई कहता है कि हिमांक में अवनमन पढ़ते वक्त भी तुमने सांद्रता देखा है? हाँ देखा है। क्या है बेटा? ये है हमारा सांद्रता। और परासरण दाब पढ़ते वक्त भी हम लोगों ने सांद्रता देखा है। इस हिस्से को बोलते हैं बेटा सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन। तो इस सूत्र में हमारा जो परासरण दाब का जो सूत्र है, इस सूत्र में ये जो हिस्सा है बेटा, ये क्या है? सांद्रता कहलाता है। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं उस क्वेश्चन में इन सभी चीजों का उपयोग होने वाला है। तो चलिए फिर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। बेटा अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क आप अपना स्ट्रांग कीजिए। दीपिका, बेटा बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है? ये तो मैंने बड़ा कर दिया था, ये वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा बताएंगे मेरे को। हाँ देखो, बाकी बच्चे कमेंट कर रहे हैं बेटा क्लियर दिख रहा है करके। तो मुझे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा नेटवर्क में आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यहां सुनो, एक बच्चा पूछ रहा है सर जेई के लिए इनफ है? यकीन मानिए, हम जो थियरी आपको यहां पर बताया जा रहा है उस थियरी में ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पुस्तक में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि बताएगा भी नहीं। तो बेटा हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम डीप से डीप बताया जाए। हाँ, एक परेशानी ये थी कि अब तक मैंने जो कुछ पढ़ाया है, मैं करीब आज हमारा इस चैप्टर का 10वां क्लास है, यानी कि 10 क्लास लग गए, अभी भी 2-3 क्लास बचा है। तो आप कल्पना कर सकते हो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें 10 क्लास लग रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आपके बुक के हिसाब से पढ़ाऊंगा ना तो 4 से 5 क्लास में ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। पर हमको बेटा सब कुछ जानना है, अंदर से अंदर की बातें जाननी है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। हाँ, लेकिन एक परेशानी थी, समय लग तो रहा है और सिलेबस बहुत बड़ा है। इसी वजह से अभी जो मेरे क्लासेस थे जो अल्टरनेट चल रहे थे 3 दिन, अब सोमवार से मेरी क्लासेस सुबह होंगी और रोज होंगी। मैंने पहले भी इस बार हम डिस्कस किया था, एक बार क्लियर कर दूं। सोमवार से मेरी क्लासेस सुबह होंगी, या तो 8 बजे या तो 9 बजे आपको ना मैसेज मिल जाएगा, चिंता ना करें आप। तो
अब क्लासेस रोज होंगी और सिलेबस कंप्लीट होगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। और हम कोशिश करेंगे अच्छे से चीज़ों को समझें और डीप से डीप नॉलेज यहाँ से लेके जाएं, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं ये बता रहा था बेटा कि सांद्रता कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो याद रखना, हम जब कोई भी अणु संख्या गुण पढ़ते हैं तो उसमें सांद्रता भी शामिल रहता है, जो आप इस वक्त देख सकते हैं। चलिए फिर अब प्रश्न बनाते हैं। तो इन सभी डेटा के मदद से अब चलिए प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। तो चलो, अब आपके सामने एक प्रश्न आ रहा है बेटा, लीजिए। अब आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है, मैं भी थोड़ा हेल्प कर दूं आपकी। इस प्रश्न में क्या पूछा है बेटा? इस प्रश्न में पूछा है कि 5% विलयन है, गौर सुनो, 5% ग्लूकोज का विलयन है, 5% ग्लूकोज का विलयन है, तापमान दिया है 18 डिग्री सेल्सियस। चलिए परासरण दाब पता कीजिए। तो बेटा हाजी परासरण का सूत्र क्या है हमारे पास? ये देखो, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान RT/V। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले ही आपको यह बता चुका हूं कि R जिस भी सूत्र में लग जाता है, R जिस भी सूत्र में लग जाता है, तापमान केल्विन में होना जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तापमान केल्विन में होना जरूरी है। तो ठीक है बेटा, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है, उसको 273 से जोड़ेंगे तो फिर वो केल्विन बन जाएगा, ये केल्विन बन जाएगा। चलो, ये तो आपको आता है। अब मुझे ये बताओ, प्रश्न में लिखा है 5% विलयन, अब इसका क्या मतलब है? तो बेटा अगर प्रश्न में लिखा है 5% ग्लूकोज का विलयन है, तो बेटा इसका यह मतलब है कि 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है 100 ml विलयन में। मैं आपको ये पिछले क्लास में बता चुका हूं कि जब परसेंटेज दिया रहता है तो क्या करते हैं। चलो फिर वैल्यू पुटअप करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो बताइए बेटा, विलेय का द्रव्यमान कितना है? तो 5% यानी कि 5 ग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान हो गया 5 ग्राम। कौन सा विलेय है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है भाई? 180 ग्राम। आर का मान कितना लेंगे? 0.0821। तापमान कितना लेंगे? ये केल्विन में बदल चुका है। आगे आते हैं, नीचे आते हैं। अब बेटा आयतन, तो आयतन दिया है 100 ml। 100 ml पर ध्यान देंगे 100 ml, वो ml में है, उसको लीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो वो लीटर में बन जाएगा। बस इसको हल करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। प्लीज कॉपी कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। ये देखो ये जो प्रश्न है, अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है बेटा? इस प्रश्न में यह पूछा है, गौर से देखिए, इस प्रश्न में तापमान कितना दिया है? तापमान दिया है 283 केल्विन और ग्लाइकॉल नाम का एक विलेय है, उसका द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है बेटा? द्रव्यमान दिया है उसका 1.82 ग्राम और बोला प्रति लीटर मतलब आयतन दिया है बेटा 1 लीटर। अच्छी बात है। अब आपको बोल रहा है कि यदि परासरण दाब का मान कितना है? 518 mm। तो चलिए ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान पता कीजिए। तो बेटा हमारे पास सूत्र क्या है? मैं बार बार सूत्र लिखूंगा, मैं बार बार सूत्र जरूर लिखूंगा। ये देखो, अब सुनो मेरी बात, WB का मान कितना है? 1.82। R कितना था? 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन। टेम्परेचर कितना है जी? 283 केल्विन। आइए नीचे आइए। MB आपको ज्ञात करना है, आपको अणु भार ज्ञात करना है। आयतन कितना है बेटा? 1 लीटर। अब समस्या क्या है? अब समस्या यह है कि
जिस सूत्र में आर लग जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जिस सूत्र में आर लग जाता है उसमें आयतन लीटर में ही होना चाहिए, दाब एटीएम में ही होना चाहिए, और तापमान केल्विन में होना चाहिए। तो बेटा यहां देखो आयतन लीटर में है 1 लीटर, तापमान केल्विन में है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन परासरण दाब एमएम में दिया है, परासरण दाब एमएम में दिया है। और पिछले क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं कि एमएम को एटीएम कैसे बनाते हैं, जल्दी बताइए। वहां एमएम लिखा है बेटा, कितना 518, कोई याद दिलाएगा एमएम को एटीएम कैसे बनाते हैं? जल्दी याद दिलाओ, एमएम को एटीएम कैसे बनाते हैं? भागित 760, तत् गधा नहीं तो कौन लिखा है? भागित 1000 नहीं अखिलेश, भागित 760। वेरी गुड बेटा, बस इसको भाग दे दो। अब ये क्या बन गया? एटीएम बन गया। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब भी किसी सूत्र में बेटा आर होता है तो आर कहता है कि जब जिस सूत्र में पाया जाऊंगा, आयतन लीटर में ही लेना पड़ेगा, प्रेशर एटीएम में ही लेना पड़ेगा, तापमान केल्विन में। तो पर यहां जो प्रेशर था वो एमएम में था, तो उसको एटीएम में मैंने कन्वर्ट कर दिया। लीजिए इसको हल कर लेंगे, हल करते ही आपको अणुभार मालूम चल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़े। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा इसको फैला देता हूं मैं। हाँ जी, तो अब इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, एकदम गौर से सुनेगा। इस प्रश्न में हमको क्या करना है? बोल रहा है बेटा कि 1 विलियन है, एकदम ध्यान सुनना, 1 विलियन है जिसमें 3.4% यूरिया है, 3.4% यूरिया 100 ml विलियन में, और गन्ने का शक्कर 1.6% विलियन है, और तापमान दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो चलो बताओ, प्रश्न में क्या पूछा है बेटा? कुल परासरण दाब कितना होगा? अब एकदम गौर से सुनो, इस प्रश्न में लिखा है मिलाने से। गौर से देखना, प्रश्न में क्या लिखा है? मिलाने से, यानी कि इस प्रश्न में असल में 2 चीजें हैं बेटा। इस प्रश्न में 2 चीजें, एक यूरिया और एक है क्या है? गन्ने का रस। बेटा गन्ने के रस को सिंपल शुगर लिख लूं मैं, शुगर लिख लेता हूं, शुगर। अब सुनो मेरी बात, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यूरिया है 3, यहां पर लिख देता हूं, 1 मिनट, यूरिया है कितना है भाई? 3.4% यूरिया का सॉल्यूशन है, और कितना बोला है बेटा? 1.6% शुगर का, यानी गन्ने का जो रस है उसका सॉल्यूशन है। अब प्रश्न में क्या बोला है? एक यूरिया का सॉल्यूशन है, एक शुगर का सॉल्यूशन है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर दोनों को मिला देंगे तो अब दोनों को मिलाते ही जो मिक्सचर बनेगा, जो विलयन बनेगा, उसका परासरण दाब कितना होगा। तो प्रश्न में यह पूछ रहा है कि अगर यूरिया के विलयन को शक्कर के विलयन से मिला देते हैं तो मिलने के बाद एक जो नया मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण का कुल परासरण दाब कितना होगा? तो बहुत आसान है बेटा, क्या करना है? बस करना ही है कि आपको यहां पर यूरिया का परासरण दाब ज्ञात करना है, और एक बार शुगर का परासरण दाब ज्ञात करना है। एक बार यूरिया का परासरण दाब ज्ञात करना है और एक बार शुगर का परासरण दाब ज्ञात करना है। फिर उसके बाद अगर आपको टोटल यानी कुल परासरण दाब कितना है यह पता करना है, तो आप दोनों का परासरण दाब निकाल लो। परासरण दाब यूरिया का प्लस परासरण दाब शक्कर का। तो बस क्या करना है बेटा, अगर आप इन दोनों
विलयन को आपस में मिला दोगे तो एक बार इसका परासरण दाब निकाल लो, एक बार इसका परासरण दाब निकाल लो और परासरण दाब को योग कर देना, ऐड कर देना, तो कुल परासरण दाब आपको मालूम चल जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। चल दिखाता हूं। सबसे पहली बात मुझे यह क्लियर करो कि बेटा 3.4% यूरिया का मतलब समझ गए ना, 1.6% शुगर सॉल्यूशन का मतलब समझ गए ना। 3.4% यूरिया मतलब 3.4 ग्राम यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन, और 1.6% शुगर यानी कि 1.6 ग्राम शुगर इन 100 ml सॉल्यूशन। तो बेटा इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं सूत्र यहां पर लगा दूं WB RT MB और आयतन, देखना मैं क्या बता रहा हूं, WB RT MB और V। अब एकदम गौर से सुनना। चलो एक काम करते हैं, यहां पर हम निकालेंगे परासरण दाब यूरिया का। जल्दी बताओ यूरिया का कितना द्रव्यमान लूंगा, 3.4 ग्राम। 3.4 ग्राम मैं बता चुका हूं, 3.4% मतलब 3.4 ग्राम होता है। बाकी आर का मान आपको पता है, यहां रख देना। तापमान भी दिया है प्रश्न में, कहां दिया था, हाँ ये तापमान दिया है, इसको केल्विन में चेंज करके यहां रख देना। आगे बढ़ते हैं बेटा, यूरिया का अणु भार होता है 60 ग्राम। अब बस बच गया कि आयतन में क्या रखूं। चलो पहले इस तरफ आते हैं। यहां मैं परासरण दाब शक्कर का निकाल रहा हूं। शक्कर का द्रव्यमान कितना है, 1.6% यानी कि 1.6 ग्राम। आर का मान आपको पता है, तापमान भी आपको पता है। MB शक्कर का अणु भार होता है बेटा 342। अब बस एक ही प्रश्न है, आयतन क्या लूं, जल्दी बताइए। इस प्रश्न में आयतन कितना होगा और इस वाले में आयतन कितना होगा, बताओ। यूरिया का आयतन कितना होगा, बताओ बेटा, आयतन कितना होगा। 100 ml, क्या बोल रहे हैं, 100 ml आयतन कितना होगा, यूरिया के विलयन का आयतन कितना होगा, 100/1000। हाँ ठीक है, 1 लीटर, ठीक है। सुनो बेटा, एकदम सही बोल रहे हो, पर एक परेशानी है। प्रश्न में क्या लिखा यहां पर, कि यूरिया के विलयन को शक्कर के विलयन से मिलाया गया है। अब दो अलग अलग विलयन को मिलाओगे तो दोनों का आयतन तो ऐड हो जाएगा ना जी, दोनों का जो वॉल्यूम है वो तो ऐड हो जाएगा ना। तो बेटा ये है 100 ml, देखो लिखा ना 100 ml, और ये भी कितना है 100 ml, तो ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है। अब दोनों मिलके एक विलयन बन गए, तो कुल आयतन अब लेंगे यहां पर 200 ml। अब यहां पर आयतन होगा 200 ml, जिसको लीटर में चेंज कर लेंगे। इसका भी आयतन होगा 200 ml और उसको भी लीटर में चेंज कर लेंगे। बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अधिकांश बार बच्चे यही गलती करते हैं, यहां पर 100 ml लिख देते हैं, पर बेटा यहां प्रश्न में क्या लिखा था, मिलाने पर। तो दोनों विलयन को अगर मिलाओगे तो आयतन तो जुड़ जाएगा ना जी, तो ये गलती बस मत करना बस। अब उसके बाद क्या है, ये निकल गया यूरिया का परासरण दाब, ये निकल गया शक्कर का परासरण दाब, दोनों का योग करोगे तो निकल जाएगा कुल परासरण दाब। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे बेटा, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको एमसीक्यू कराया जाएगा। और हां, नोट्स के बारे में बता दूं, इस चैप्टर का नोट्स जो है हमारे एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। इसके पहले वाले चैप्टर का नोट्स भी हमने डाल दिया है और इस चैप्टर का नोट्स भी हम लोगों ने हमारे एप्लीकेशन में डाल दिया है। आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां से नोट्स को भी डाउनलोड कर लो बेटा। इस चैप्टर का नोट्स भी हम लोगों ने कल ही हमारे एप्लीकेशन में डाल दिया है। हमारे एप्लीकेशन बेटा
जो क्या कहते हैं उसे, हमारे ओरिजिन क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, क्या सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, खुद से घर में बनाना इसको। ये वाला खुद से आप ट्राई करना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये वाला आप लोग घर में बनाइएगा, ये वाला घर में बनाइएगा आप लोग। सॉरी, हो गया। उसके बाद और भी है, देखते हैं। हाँ चलिए, तो अब हम पहुंच रहे हैं बेटा हमारे आखिरी अणु संख्यक गुण पे। अब हमारा आखिरी अणु संख्यक गुण आ रहा है। अब तक हम 3 अणु संख्यक गुण पढ़ चुके हैं। पहला क्या था? क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा क्या था? हिमांक में अवनमन। तीसरा क्या था? परासरण दाब। और अब चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि चौथा अणु संख्यक गुण आपके सामने आ रहा है। यह है बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। चलिए बात करते हैं इस अणु संख्यक गुण के बारे में, ये क्या होता है। चलिए ये आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एकदम क्लियर कर दूं, हम इस चैप्टर में शुरू से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि बेटा विलायक के तुलना में विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है। मैं इस चैप्टर के शुरू से ना जाने कितने बार यह सेंटेंस रिपीट कर चुका हूं, आपको याद भी हो गया होगा। हमेशा विलायक के तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम रहता है। विलायक ज्यादा वाष्प बनाता है और विलयन कम वाष्प बनाता है, इसलिए विलयन का वाष्प दाब कम होता है और विलायक का वाष्प दाब ज्यादा। ये हम कई बार इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसी पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहां देखना बेटा, आप इस चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हो कि वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर, वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो हमेशा विलायक का ज्यादा होता है और विलयन का कम होता है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि सॉल्वेंट का वाष्प दाब ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है ये सब आपको पहले से पता है, ये पढ़ाया जा चुका है आपको। तो बेटा विलायक के तुलना में विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन हो जाना। बेटा अवनमन मतलब क्या होता है? कमी आना। अवनमन मतलब क्या होता है? कमी आना, कमी आना। तो जब भी विलायक के तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम होता हुआ दिखे तो हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन हो गया, वाष्प दाब में कमी आ गई। और मैं आपको बता दूं, और विलायक के वाष्प दाब को P0A से दर्शाते हैं और विलयन के वाष्प दाब को PS से दर्शाते हैं। और बेटा इन दोनों के बीच जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो अंतर है, इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवन, यानी कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इन दोनों के बीच वाष्प दाब का जो अंतर होगा, उसी अंतर को हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो तुमने क्या बोला बेटा? तुमने बोला कि P0A माइनस PA, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? वाष्प दाब में अवनमन। है ना? आपने क्या बोला? आपने बोला P0A माइनस PA को हम क्या बोलते हैं बेटा? वाष्प दाब में अवनमन। गौर सुने, P0A, क्षमा चाहूंगा, P0A माइनस PS रहता है ये, P0A PS। हाँ जी। तो मैं क्या बोल रहा था बेटा? P0A माइनस PS को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। P0A माइनस PS को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और जब वाष्प दाब में अवनमन को हम विलायक के वाष्प दाब से तुलना करते हुए देखते हैं तो यह कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। तो गौर सुनेगा, एकदम क्लियर दिमाग में रखना। P0A माइनस PS कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन,
और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, तो बोलना पी नॉट ए माइनस पी एस, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो बोलना पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो बेटा जब अवनमन विलायक की तुलना में देखा जाए तो इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और भूलेंगे नहीं, ये जो टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं ये भी तो आखिर अणु संख्या गुण है ना, ये भी तो आखिर अणु संख्या गुण है, यानी कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इसको आप कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये भी तो अणु संख्या गुण है। और अणु संख्या गुण क्या होता है? अणु संख्या गुण वे गुण होते हैं जो किस पे निर्भर करते हैं बेटा, किस पे निर्भर करते हैं? विलेय के मोल प्रभाज के ऊपर, विलेय के मात्रा पे। एक्स बी मतलब क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज, विलेय की मात्रा, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सी कहानी है कि भाई वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन है, क्योंकि ये अणु संख्या गुण है तो स्वाभाविक सी बात है ये अणु विलेय के अणु के संख्या पर निर्भर करेगा, इसलिए ये सूत्र ऐसा बन गया। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो अब ये सूत्र ऐसा दिखाई देगा बेटा। ये एक्स बी कैसे लिखते हैं याद है ना आपको? भूल तो नहीं गए? एन बी एन ए प्लस एन बी। और मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि किसी भी विलयन में विलायक के जो अणु होते हैं उसके तुलना में विलेय के जो अणु होते हैं उसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसीलिए विलेय की मात्रा को विलायक के मात्रा के सामने हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारा अब जो सूत्र है वो ऐसा बन जाएगा बेटा। ऊपर क्या बचा? एन बी, नीचे क्या बचा? एन ए। अब इसी सूत्र को आगे बढ़ाएं, चलिए देखते हैं अब ये सूत्र आगे कैसे जाएगा बेटा। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ऊपर एन बी है, एन बी क्या लिखते याद है ना आपको? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, नीचे एन ए है यानी कि विलायक का द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान। अब इसी सूत्र को थोड़ा और साफ सुथरा लिखूं, व्यवस्थित तरीके से लिखूं तो अब बेटा ये आपको ऐसा दिखाई देगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। और लीजिए सूत्र बनके तैयार हो गया। ये जो सूत्र आप देख पा रहे हैं यही सूत्र अब न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा। तो कोई भी बोलेगा वाष्प दाब में जो अवनमन होता है, अपेक्षित अवनमन होता है, उसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, तो ये है वो सूत्र जिसके माध्यम से आप इस टॉपिक के न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब न्यूमेरिकल कैसे बनेगा मैं बताता हूं। इस टॉपिक में कोई खास थ्योरी नहीं है और ना ही ये डेरिवेशन पूछा जाता है, आप सिर्फ इस फॉर्मूला को दिमाग में रखेंगे और इसके जो न्यूमेरिकल है अब वो हम लोग करने वाले हैं। प्लीज कॉपी कीजिए, फिर मैं करवाता हूं बेटा न्यूमेरिकल। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसका आप न्यूमेरिकल बनाएंगे। और न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैं बता दूंगा कि कैसे चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। हाँ बेटा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके अखिलेश, ठीक, तो चलो फिर बनाते हैं न्यूमेरिकल। और ये भी देखते हैं कि न्यूमेरिकल बनाते वक्त मैं कई बार आपसे कहता हूं सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से न्यूमेरिकल नहीं बनता। न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला याद होने के साथ साथ उस फॉर्मूला से संबंधित कुछ हिडन बातें, कुछ छुपी हुई बातें भी हमको पता होनी चाहिए, तभी हमसे न्यूमेरिकल बनता। चलिए फिर दिखाता हूं कैसे करना है इसका न्यूमेरिकल। तो उसके लिए एक बार मैं जो सूत्र था उसको दोबारा लिख देता हूं। पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। ओ ओ ओ हाँ, ये लीजिए। तो सब क्या क्या बोलते समझ में आ गया ना आपको? क्या क्या बोलते समझ में आ गया बेटा? यहां पर पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए क्या है? विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या है? विलयन का
वाष्प दाब, करेक्ट करेक्ट। और पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। ठीक, बाकी WBMB ये तो आपको पता ही होगा बेटा, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं WBMB क्या क्या होता है। अब चलो, सूत्र तो आपको याद हो गया, सूत्र में किस किस चीज को क्या बोलते हैं ये भी आपने समझ लिया, पर इन सब के अलावा भी कुछ बातें आपको समझनी है। फिर वही तरीका कि जब भी किसी प्रश्न में कुछ दिया रहता है तो कैसे पता लगाते हैं कि क्या दिया है, और जब भी प्रश्न में कुछ पूछता है तो कैसे पता लगाते हैं कि क्या पूछता है। तो चलो, ये लॉजिक मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, एक बार फिर समझाता हूं आपको। तो गौर सुना बेटा, अगर किसी प्रश्न में कुछ चीज दिया होगा, कोई भी चीज अगर दिया होगा तो कैसे पता चलता है कि क्या दिया है? तो बहुत सरल है ये। अगर दो द्रव्यमान दिया होगा, अगर किसी प्रश्न में दो द्रव्यमान का मान दिया है तो समझ जाना बेटा, जो छोटा वाला द्रव्यमान होगा उसको WB और बड़ा वाला द्रव्यमान को WA मान लेंगे। 2 ग्राम 50 ग्राम, 2 ग्राम छोटा है तो WB, 50 ग्राम बड़ा है तो WA। अगर किसी प्रश्न में दो दाब दिया है, दो दाब दिया है, तो दो दाब अगर प्रश्न में दिया है तो समझ जाना बेटा, छोटा वाला दाब PS होगा और बड़ा वाला दाब P नॉट ए होगा। क्यों जी? क्योंकि विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो जब भी दो वाष्प दाब प्रश्न में दिया रहेगा तो छोटे वाले वाष्प दाब को अपने आप PS मान लेना और बड़े वाले वाष्प दाब को P नॉट ए मान लेना। अच्छा जी, अगर किसी प्रश्न में ये तो हो गया क्या दिया है, बाकी WBMB तो आपको पता ही है बेटा, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। हाँ ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। अगर किसी प्रश्न में पूछेगा कि विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो, यानी क्या ज्ञात करना है आपको? PS ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? PS ज्ञात करना है। अगर आपको बोलेगा मात्रा या भार या और क्या पूछ सकता है? मात्रा, क्वांटिटी, वेट, अमाउंट, ठीक है, मात्रा या भार पूछेगा या द्रव्यमान पूछेगा। हाँ, अगर द्रव्यमान पूछेगा तो समझ जाना अपने आप, आपको WB पता लगाने बोल रहा है। जब भी किसी प्रश्न में बोलेगा ना बेटा भार पता करो या मात्रा पता करो या द्रव्यमान पता करो, समझ जाना WB ही निकालना है, आपको WB ही निकालना है। और हमेशा प्रश्न में ध्यान देना, हमेशा प्रश्न में MB और MA हमेशा दिया रहता है, हमेशा दिया होता है। ध्यान देना, हर प्रश्न में MB या MA का मान दिया रहता है, और नहीं दिया रहेगा तो निकालने बोलेगा, पर अक्सर इसका मान दिया रहता है। अच्छा जी, अब इन सब के अलावा अगर किसी प्रश्न में P नॉट A का मान नहीं दिया होगा, गौर सुनना, अगर किसी प्रश्न में P नॉट A का मान नहीं दिया होगा तो बेटा उसको अपने आप 760 mm मान लेना। अगर किसी प्रश्न में P नॉट A का मान नहीं दिया रहेगा तो अपने आप उसको 760 mm मान लेना। तो लीजिए, ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो न्यूमेरिकल अपने आप बनेगा। कैसे बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा सूत्र पर ध्यान दीजिए, सूत्र को याद कीजिए, सूत्र में क्या चीज बोलते हैं किसको, उसको याद कीजिए। और जो मैंने आपको लॉजिक बताया है, इसको अगर आप समझ गए ना तो कितना भी कठिन से कठिन प्रश्न हो आप बना लेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे, अब सीधे पहुंचते हैं प्रश्न में। याद रखना,
ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको कठिन से कठिन प्रश्न को बनाने में हेल्प करेगा। एक और बात मुझे याद आ गया, चलो वो भी मैं आपको शेयर कर दूं। अगर किसी प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ आया 2% ग्लूकोज विलियन, तो अगर किसी प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है तो जानते हो इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब समझोगे बेटा 2 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में। अब फर्क देखना। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, कहां बताया था, ये यहां पर मैंने बोला था कि इसमें परासरण दाब वाले कॉन्सेप्ट में बोला था, जब परसेंट दिया रहता है परसेंट, तो हम यहां लेते हैं विलियन का आयतन, क्योंकि इसमें आयतन का प्रयोग हो रहा है। और बेटा अभी जो आपने देखा यहां पर इसमें द्रव्यमान का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए 2% ग्लूकोज मतलब 2 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में, इसमें ग्राम आ गया। परासरण दाब में 100 ml लिखा था, इसमें क्योंकि द्रव्यमान यहां पर कहीं पर आयतन नहीं है, तो इसमें हम लोग ml नहीं लेंगे, इसमें ग्राम लेंगे। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हर्ष मावी, थैंक यू बेटा। विकास, सोमवार से केमिस्ट्री क्लासेस रोज रहेंगी बेटा सुबह। तो चलिए फिर, आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो प्रश्न बनाते हैं और ये देखते हैं कि ये सब जो बताया जा रहा है काम भी आता है कि नहीं। चलो तो बेटा अब आते हैं, ये लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ गया। ओके, तो चलो इस प्रश्न में चीजों को थोड़ा थोड़ा समझना चालू करते हैं, ठीक है। गौर सुनो बेटा, एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, एक वाष्प दाब दिया है और एक अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य है ठोस है जिसका इतना ग्राम दिया है, उसको इतने ग्राम बेंजीन में डाल दिया गया। द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, विलियन का वाष्प दाब दिया हुआ है, और क्या पूछा है, उस ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है बेटा MB ज्ञात करना है आपको। अब चलो एक एक करके चीजों को समझते हैं। इस प्रश्न में क्या क्या दिया है, पहले यह देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया है, पहले उसको क्लियर करते हैं। तो बेटा यहां सुनना, इस प्रश्न में क्या आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक दाब का मान है और यहां पर एक दाब का मान है। तो याद है कुछ देर पहले मैंने क्या बोला था, इन दोनों में से ये छोटा वाला वैल्यू है। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर 2 वाष्प दाब दिया हो तो जो छोटा वाला वाष्प दाब होता है वो PS होता है बेटा, तो 0.845 बार, और जो बड़ा वाला वाष्प दाब होता है वो P0A होता है। अभी कुछ देर पहले बताया हूं आपको मैं, तो 0.850 बार। फिर उसके बाद देखो ग्राम 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 ग्राम, 2 द्रव्यमान दिया है, तो बता चुका हूं जो छोटा वाला द्रव्यमान होता है वो WB होता है, मैं बता चुका हूं आप लोग को 0.5 ग्राम। जो बड़ा वाला ग्राम होता है वो हमेशा WA होता है। कितना है बेटा, 39 ग्राम। लीजिए सब कुछ तो दिया है, सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या है हमारा बेटा, P0A माइनस PS, P0A WB MB MA WA। लीजिए मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा जी, अब वैल्यू पुटअप करना शुरू कर देते हैं। चलो P0A का मान कितना दिया है, ये देखो 0.850। PS का मान कितना दिया है, 0.845। नीचे आइए, P0A अगेन 0.850। नाउ WB का मान कितना दिया है बेटा, 0.5, और WA का मान कितना दिया है, 39। MB आपको ज्ञात करना है, अब MA क्या लूंगा, तो बेटा MA का मतलब होता है विलायक का अणुभार। अब इसमें विलायक कौन है, बेंजीन है, उसका अणुभार दिया है देखो 78। मुझे कैसे पता चला बेटा, MA का मतलब होता है
विलायक का अणुभार। तो मुझे कैसे पता चला कि ये विलायक का अणुभार है? तो बेटा 5 ग्राम 39 ग्राम, 5 ग्राम 39 ग्राम, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है वो विलायक होता है ना। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है वो विलायक है। और क्योंकि बेंजीन विलायक है तो उसको द्रव्यमान दिया हुआ है, तो उसको मैंने यहां पुट अप कर दिया। लीजिए, बस हल करते ही आपको मालूम चल जाएगा कि उस ठोस का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो ये छोटी छोटी चीजें समझिए बेटा। जब भी प्रश्न में कुछ दिया रहता है, देखो कितना बड़ा प्रश्न है, अगर आप इसको लॉजिकली समझने जाओगे माथा खप जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है ये जो तरीका आपको सिखाया गया है कि किसी वैल्यू को देख के कैसे पता करते हैं कि कौन क्या है। कोई भी प्रश्न है आप आराम से बना लेंगे। प्लीज कॉपी कीजिए, फटाफट इसको कॉपी करिए। अभी तो बेटा अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये तो फिर भी बच्चों से बन जाता है। इनऑर्गेनिक याद करने का है वो भी बन जाता है, पर जब ऑर्गेनिक शुरू होगा तो वहां से आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। जो बच्चा ऑर्गेनिक को समझ गया उसका 90% से ऊपर आना तय है, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो अभी आप कुछ भी कर लो, फिजिकल को बाद में भी रिवाइज कर सकते हो, इनऑर्गेनिक को भी रिवीजन कर सकते हो, पर ऑर्गेनिक एक ऐसा चीज है, मुझे लगता है बेटा ऑर्गेनिक पढ़ने का चीज नहीं है, सीखने का चीज है। और कसम से बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक को समझ गया ना, उसका 90% आने से कोई नहीं रोक सकता। और किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, केमिस्ट्री में आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो अभी तो खैर 2-3 महीने तक फिजिकल और इनऑर्गेनिक खत्म होने में लग जाएगा। तो अगस्त सितंबर से हमारा ऑर्गेनिक शुरू होगा। तो जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर समझ नहीं पाए ना बेटा बहुत तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। ये देखो, एक बार आप भी ट्राई करो, एक बार कोशिश करो तो बेटा। चलो इस प्रश्न को, बेटा मॉर्निंग की जो क्लास है, अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा बोल रहे हो, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अपने तरफ से। अब इससे बड़ा तो नहीं हो पाएगा बेटा, होपफुली यू कैन सी हियर, दिख रहा है। और थोड़ा नीचे कर दूं, शायद वो लोगो आपको बीच में आ रहा होगा, लोगो शायद बीच में आ रहा होगा। अब आई होप कि आप देख सकते हैं, दिख रहा है क्या? आप देखो तो, वैभव, हाँ बेटा ऐप में पुराने नोट्स भी हैं, पर अभी रिसेंटली कल ही हमारा नया नोट्स अपलोड हुआ है, आप बिल्कुल जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो एक बार ट्राई करो इस प्रश्न को। ट्राई करो एक बार, जो लॉजिक मैंने बताया है उसी को फॉलो करना। हालांकि मैं भी पीछे पीछे आपके बनाऊंगा और ये देखता हूं कि आप भी वही कर रहे हैं जो मैं यहां पर करूंगा। एक बार ट्राई कीजिए, मैं तो करूंगा ही बेटा पीछे पीछे आपके। आशीष, मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। देखो बेटा, अभी इस स्टेज में आने के बाद अगर आप कह रहे हैं ना कि आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो मान लो कि दोषी आप ही हैं। आपको थोड़ा सा क्लासेस पूरे अटेंड करने होंगे, कुछ नहीं रखा है, बस क्लास अटेंड करो, पूरा क्लास अटेंड करो, मैं आपके साथ हूँ। यकीन कीजिए, अगर आप हर एक क्लास अटेंड करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। मतलब मेरा विश्वास कहता है कि अगर आप हर एक क्लास अटेंड करेंगे तो बिल्कुल आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा और अच्छा परफॉर्म भी आप कर पाएंगे। बस आप मेरा साथ दीजिए, देखिए फिर रिजल्ट कैसा बनता है बेटा। ठीक है, ओके, तो ये ट्राई किए। एक बार ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को। सब्सट्रैक्शन रॉन्ग किए थे, ठीक, अब दोबारा देखो आ जाएगा बेटा। बन गया,
बन गया तो क्या आगे बढ़ूं कि मुझे बताना पड़ेगा? ये बन गया कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे बनेगा? ये कंफर्म करो। कंफर्म करेंगे बेटा, ये बन गया क्या? आंसर कितना दिया है इसमें? 755.7 टॉर। बता दूं एक बार? चलो ठीक है, बता देता हूं। तो बेटा इस प्रश्न में देखो तापमान दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये WB का मान है, अच्छा सॉरी WA का मान है। ये WA का मान है क्योंकि ये बड़ा मान है, ये छोटा मान है। ये WB का मान है, सुक्रोज दिया हुआ है। अच्छा जी, फिर बोला है क्या बोला है कि अणु भार दे दिया है, वेरी गुड। और बोला है कि किसका? शुद्ध जल का वाष्प दाब दे दिया है, वेरी गुड। अब क्या पूछा है? विलयन का वाष्प दाब पता लगाओ। बेटा विलयन का वाष्प दाब पता लगाना है, मतलब PS पता लगाना है, PS पता लगाना है। ठीक है, बनाते हैं फिर P0A माइनस PS अपॉन P0A। WB विलय का द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान। चलो ठीक है, WB ये क्या लिख दिया मैंने? ओह एक मिनट, एक तो MB MA WA। हाँ चलो अब पुटअप करते हैं फॉर्मूला में चीजों को। P0A मतलब होता है पता विलायक का वाष्प दाब। विलायक कौन है? जल का वाष्प दाब कितना दिया है? 760। ओके 760। और PS पता करना है आपको, 760। WB का मान कितना है? 1.68 और विलायक का द्रव्यमान कितना है? 15.6। बेटा विलायक आपका जल है तो जल का अणु भार कितना होता है? 18 और शक्कर का अणु भार होता है 342। बस यही तो करना है बेटा, PS यानी कि विलयन का वाष्प दाब निकालना है। यही किए हो? कंफर्म करो, यही किए हो क्या? अगर यही किए हो तो कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप घर में बना लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको घर में बना लेंगे। दिख नहीं रहा है ये भी क्या? थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, लीजिए, लाइट के कारण मुझे भी नहीं दिख रहा है। हाँ ये लो बेटा, ये मैंने बड़ा कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप घर में बना लेंगे प्लीज। इसको घर में बना लीजिएगा, ले लिया स्क्रीनशॉट। और अब मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूं। इस प्रश्न का फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ये घर में आपको बनाना है। मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूं, इसको आप घर में बनाएंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ये आप घर में बनाएंगे। ले लिए? ठीक है, अब इसका लीजिए। ये भी कुछ प्रश्न है उदाहरण के लिए आपके लिए, ये आपको घर में बनाने के लिए कुछ और प्रश्न है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो जो लॉजिक मैंने बताया है उसको बस फॉलो करो, अपने आप ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसको करो स्क्रीनशॉट, और ये इसका भी करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये कुछ प्रश्न है जो मैंने आपके लिए लेके आए हैं, इसको आप घर में बनाएंगे बेटा। जो आपको तरीके बताए गए हैं, जो मैंने लॉजिक आपको बताया, शॉर्टकट बताया कि कैसे पता चलता है कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ये लॉजिक करते ही आप अपने आप क्वेश्चन बना लेंगे। अब इस चैप्टर के हम आखिरी छोर में पहुंच चुके हैं। अगला जो टॉपिक होगा बेटा, उसमें हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वैन टॉप फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का ऐसा माना जाता है ये सबसे कठिन टॉपिक है। कठिन बच्चों ने बनाया है, मैं सरल कर दूंगा, पर फिर भी बाकियों के हिसाब से बात करें तो अब जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत कठिन है, और उसके जो न्यूमेरिकल हैं वो सीधे 5 नंबर में आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में
अब जो टॉपिक आने वाला है उसका न्यूमेरिकल 5 नंबर में आता, छोटे मोटे मार्क्स में नहीं आता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा न्यूमेरिकल होगा और इंपॉर्टेंट भी। तो चलिए फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं।